हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और देखिए ये हीट चैप्टर हम देख रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 7th और उसका पार्ट 2 आज हम देख रहे हैं। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि टेम्परेचर और उसका मेज़रमेंट कैसे करते हैं, थर्मोमीटर क्या होता है, क्या कंस्ट्रक्शन होता है उसका, किस तरह से वर्किंग होती है, क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है, टेम्परेचर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, नेसेसिटी क्या है इसकी। तो द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज़ ए मेज़र ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द सब्सटेंस। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि जो हॉटनेस या कोल्डनेस है ये रिलेटिव टर्म है। कोई भी चीज़ अगर हॉट है तो हो सकता है कि वो दूसरे के कंपैरिजन में कोल्ड हो, या किसी और के कंपैरिजन में वो और ज़्यादा हॉट हो। तो ये सब रिलेटिव टर्म्स होती हैं। कौन सी चीज़ कितना ज़्यादा हॉट है, कितना कम हॉट है, ये चीज़ कैसे मेज़र करी जाए, तो उसके लिए जो है वो टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है। अब जैसे मान लिया सपोज़ करिए आपने देखा ये कि एक सब्सटेंस का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप अब बता सकते हैं कि ये हॉटर है और ये कोल्डर है। तो इसको एक डिग्री का नाम दिया गया है कि टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज़ ए मेज़र ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मतलब कितना ज़्यादा, अगर हॉटर है तो कितना ज़्यादा हॉटर है, कोल्डर है तो कितना ज़्यादा कोल्डर है, ये चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करेगा, ये चीज़ जो बताएगा हमें वो क्वांटिटी टेम्परेचर होती है। तो ये टेम्परेचर की डेफिनीशन है। हायर क्लासेस तक यही डेफिनीशन चलेगी आपकी, इसको आप हमेशा ध्यान में रखें। मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लिया सपोज़ करिए ठंड की बात है, जाड़ों की बात करें, तो मान लिया सपोज़ करिए छत पर जाएं आप और वहाँ पर एक चेयर पड़ी है और वो चेयर वुड की बनी हुई है, वुडन चेयर है, और एक चेयर वहीं पर जो पड़ी है वो आयरन चेयर है। तो जो आयरन चेयर होगी और वुडन चेयर होगी, इनमें अगर आप टच करके देखेंगे तो वुडन चेयर जो है वो आपको कम ठंडी लगेगी, लेकिन जो लोहे की चेयर है, आयरन चेयर है, वो आपको ज़्यादा ठंडी लगेगी। तो ऐसा क्यों? अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर अगर इनका देखें तो अगर इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, लेकिन आपको ये ज़्यादा ठंडी फील होगी आयरन चेयर, और वुडन चेयर जो है कम ठंडी फील होगी। तो यहाँ पर हमारी जो सेंसेस होती हैं वो कभी कभी जो है वो धोखा खा जाती हैं, सही चीज़ हमें पता नहीं लग पाती है। तो इस वजह से जो है वो वहाँ पे भी टेम्परेचर काम आता है कि कौन कितना कोल्डर है, कौन कितना हॉटर है, वो चीज़ें जो हैं वो आपको इससे पता लग जाती हैं टेम्परेचर के थ्रू। तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर ही वो क्वांटिटी है जो ठीक बता सकता है कि ये दोनों के दोनों जो हैं वो सेम अमाउंट में हॉटर या कोल्डर हैं। तो ये टेम्परेचर का फ़ायदा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि थर्मोमीटर जो है इसको मेज़र करने के लिए, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो थर्मोमीटर होता है उसका क्या कंस्ट्रक्शन होता है। आइए अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या होता है थर्मोमीटर का। तो थर्मोमीटर के अंदर जो है वो आपको सबसे बड़ी चीज़ है, एक लंबी सी एक ट्यूब टाइप से स्ट्रक्चर होता है। इस ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टेम। जैसे प्लांट होते हैं उनका स्टेम होता है, उसी तरह से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये नीचे की तरफ आकर के थोड़ा सा पतला होकर के, और इसके अंदर ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर रहता है, इसको कहते हैं बल्ब। थोड़ा सा ये मुड़ा पतला सा होता है, इसको बल्ब कहते हैं। और इस बल्ब में जो है यहीं से एक ट्यूब निकली रहती है अंदर, जिसको कि कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। ये ट्यूब रहती है एक, मतलब स्टेम तो मोटा हो सकता है लेकिन ट्यूब जो है वो बिल्कुल बारीक सी होती है, और बारीक सी ट्यूब की वजह से ही जो है इसे कैपिलरी कहा जाता है। ये आपके अंदर जो है वो कैपिलरी ट्यूब हो गई। कैपिलरी वर्ड का मतलब जो होता है वो हेयर लाइक मतलब जैसे जितना पतला बाल होता है, ह्यूमन हेयर होता है, बाल हिंदी में कहेंगे इसे, या हेयर, तो जितना पतला ह्यूमन हेयर होता है उतनी ही पतली ट्यूब होती है, इसलिए इसे कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये जो कैपिलरी ट्यूब और उससे कनेक्टेड जो नीचे स्पेस है बल्ब में, इसमें क्या करा जाता है कि मरकरी भर दिया जाता है, Hg। यहाँ पर हम मरकरी भर देते हैं। और इस मरकरी की खासियत ये होती है कि जब आप इसको हीटअप करेंगे, यानी कि इसको कहीं से भी हीट मिलेगी, तो हीट मिलने से आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ हो, हीट मिलने से उसका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, एक्सपेंड करता है। इसी को एक्सपेंशन कहा जाता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन।
तो जब भी किसी मटेरियल को करते हैं हीट अप तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड कर होता है, और वॉल्यूम जब एक्सपेंड होता है तो उस केस में वो फिर जाएगा कहाँ, तो ऊपर जो खाली ट्यूब, खाली ये कैपिलरी ट्यूब है, इसके अंदर ये जो लिक्विड है मरकरी है, ये इसके अंदर राइज करने लगता है। अब इसी के ऊपर यहाँ पर जो है वो मार्किंग्स कर दी जाती हैं, जिन मार्किंग्स से पढ़ लेते हैं हम कि हाँ भाई कितना टेम्परेचर है। तो इसका मतलब अगर ये मरकरी ऊपर राइज़ किया तो इसका मतलब यहाँ पर हीटअप हुआ होगा किसी भी वजह से। तो जहाँ भी जिसका भी टेम्परेचर नापना होता है, इस बल्ब को उस मटेरियल में डिप कर देते हैं या टच में ले आते हैं। सॉलिड है तो टच में ले आते हैं, लिक्विड है तो उसमें डिप कर देते हैं इसे। तो उससे ये मरकरी जो है वो उतना ही मतलब हीट ले लेता है, उतना ही टेम्परेचर पे आ जाता है जितना कि टेम्परेचर मटेरियल का होता है, और उस हिसाब से हीट लेकर के ये एक्सपेंड होता है, और एक्सपेंड होकर के ये इसी कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चढ़ जाता है। जितना ऊपर ज़्यादा चढ़ेगा उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितना कम चढ़ेगा उतना ही कम टेम्परेचर होगा। तो ये आपका एक तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मोमीटर भी हो गया, और साथ ही साथ ये भी हो गया कि कैपिलरी ट्यूब में मरकरी क्यों राइज़ करेगा और कैपिलरी ट्यूब क्यों बनाई गई है। तो कैपिलरी ट्यूब इसलिए है क्योंकि मरकरी कॉस्टली मेटल होती है, तो इसलिए पतली सी ट्यूब लेने से जो हुआ वो एक तो एडवांटेज ये होगा कि कम मरकरी से काम चल जाएगा। दूसरी बात ये है कि इतना कम मरकरी लेंगे आप पतली ट्यूब में तो ज़रा सा वॉल्यूम एक्सपेंशन होने से ही वो काफ़ी ज़्यादा राइज़ कर जाएगा। अगर हम चौड़ी ट्यूब ले लेते और उसमें मरकरी भर दें तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम उसका बढ़ेगा तो, लेकिन वो दिखेगा नहीं क्योंकि चौड़ी ट्यूब है ना, तो ज़रा सा ही वो लेवल में इंक्रीमेंट होगा। जबकि अगर आप इसका बिल्कुल पतली सी ट्यूब कर देंगे तो उस केस में और मरकरी यहाँ तक मान लिया पहले से ही भरा हुआ है और फिर आपने इसको हीटअप किया और वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ, तो उस केस में वही वॉल्यूम एक्सपेंशन आपको ज़्यादा दिखाई देगा क्योंकि आपने फिर उसकी केवल लेंथ बढ़ने दी है, बाकी जो डायमेंशंस हैं वो आपने क्लोज कर दी, वो नहीं बढ़ने दी। तो एक तरह से लेंथ बढ़ती चली जाएगी, तो आराम से आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। और मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ, कुछ थर्मोमीटर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें मरकरी की जगह पर अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। अल्कोहल का यूज़ करने से क्या होता है, उसको हम कलर भी दे सकते हैं क्योंकि मरकरी जो है वो चमकीला कलर होता है और कभी कभी ये आसानी से नहीं भी दिखता है। लेकिन अल्कोहल में जैसे रेड कलर हमने दे दिया तो रेड कलर जो है कांच में बड़ी आसानी से दिख जाता है कि कहाँ पर लेवल है, तो उसको देखने में थोड़ा सा आसानी होती है। तो इस वजह से जो है वो अल्कोहल का भी कभी कभी यूज़ कर लिया जाता है। लेबोरेटरी में दोनों तरह के मिलते हैं, मरकरी के थर्मोमीटर भी मिलते हैं, अल्कोहल के भी थर्मोमीटर मिलते हैं। तो इस तरह से ये हमारा थर्मोमीटर का कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे इसके बारे में पूछ भी सकते हैं। आइए बात करते हैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर्स के। तो टेम्परेचर के जो मेज़र करने के दो स्केल हैं मेन आपके सिलेबस में। पहला है सेल्सियस स्केल, जिसका कि यूज़ आप जो है वो इसमें करते हैं, वेदर रिपोर्ट्स देखते होंगे आप कि आज बरेली में इतना टेम्परेचर है 28 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर लखनऊ में टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो एक हो गया आपका सेल्सियस स्केल। और दूसरा कहलाता है फ़ारेनहाइट स्केल, FAHRENHEIT, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, फ़ारेनहाइट स्केल। ये स्केल आपका यूज़ होता है आपका बॉडी टेम्परेचर बताने में। जब आपको बुखार आता है, आपको फीवर आता है, उस समय जो है वो टेम्परेचर जो होता है वो ऐसे कहा जाता है कि 98.4, 98.6, 98, 99, 100 हो गया बुखार, या फिर 102 हो गया। तो आप ये सोचते होंगे कभी कभी अगर दिमाग में आता होगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वाटर बॉयल होने लगता है, और 100 डिग्री बुखार हो गया हमें, इसका मतलब हमारा खून जो है वो पानी की तरह उबलने लगा होगा। तो ऐसा नहीं है। जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर बॉयल होता है वो सेल्सियस स्केल होता है, और फ़ारेनहाइट का 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका बॉडी टेम्परेचर होता है जो बुखार में यूज़ किया जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपका खून पानी की तरह उबलने लगता है जैसे पानी उबलता है 100 पे। वो 100 सेल्सियस का स्केल है जिस पे पानी उबलता है, और फ़ारेनहाइट में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो आपका उस 100 डिग्री सेंटीग्रेड से छोटा होता है। तो इसलिए आप ऐसा कन्फ्यूज़न ना दिमाग में रखें अपने। तो खैर स्केल्स पढ़ने से पहले हम इसका थर्मामीटर का कैलिब्रेशन पढ़ लेते हैं। कैलिब्रेशन ऑफ थर्मामीटर, कि ये स्केल्स जो हैं बनाए कैसे जाते हैं, क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसके अलावा आपको दो स्केल और पढ़ने को मिलेंगे। एक राइमर स्केल होता है और एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल होता है। तो वो दोनों और पढ़ने को मिलेंगे आपको, तो चारों फिर समझ में आ जाएंगे अगर आप इसका कैलिब्रेशन यहाँ पर ध्यान से समझ लेते हैं। ये देखिए मैंने दो थर्मोमीटर्स बना दिए हैं,
और थोड़ा सा जूम करके बनाया है मैंने ताकि आपको कैपिलरी ट्यूब जो है वो साफ साफ दिख सके। ये कैपिलरी ट्यूब है और बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर ये भी है, इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब ये है। और नीचे जो बल्ब है जहाँ मरकरी भरा हुआ है, ये मरकरी जो है Hg, और ये बल्ब है आपका फिल्ड विथ मरकरी, ये इसके अंदर मरकरी भरा है। ये ऊपर का स्ट्रक्चर है। अभी जो पीछे डायग्राम बनाया था मैंने वो पतला था तो थोड़ा एक्चुअल डायग्राम था, ये हमने जूम करके इसलिए बना दिया है ताकि आपको मैकेनिज़्म थोड़ा सा समझ में आ सके। हमने क्या किया है कि ये मरकरी जो है इस बल्ब में भर दिया है। जब हम इसको किसी बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये उससे हीट रिसीव करेगा, तो उस हिसाब से ये वॉल्यूम एक्सपेंड होगा इसका, और वॉल्यूम एक्सपेंड होकर ये इस कैपिलरी ट्यूब में जितना ऊपर चढ़ेगा उस हिसाब से हम इसमें टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। बात करते हैं कैलिब्रेशन की। कैलिब्रेशन मतलब होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पहले मार्क्स सेट करना। जैसे मान लिया, सपोज़ करिए, इसको इस तरह से समझिए कि आपके पास एक मीटर स्केल है मान लिया, तो मीटर स्केल कैसे बनी होगी? तो किसी कारपेंटर ने पहले लकड़ी को काटा होगा, फिर उसके बाद किसी ने किसी और स्केल की हेल्प से इसमें 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इस तरह से पहले किसी और स्केल से ड्रॉ करे गए होंगे। इसके अंदर, इसके ऊपर जो है वो प्रिंटिंग करी हो गई होगी। जब उसके बाद ये प्रिंटिंग करके अब ये तैयार है, अब आप इससे 1 सेंटीमीटर लेंथ खींच लीजिए, चाहे 2 सेंटीमीटर लेंथ मेज़र कर लीजिए, चाहे 3 सेंटीमीटर, चाहे 4 सेंटीमीटर मेज़र कर लीजिए। तो ये मार्किंग्स जो लगाना है इसी को कैलिब्रेशन कहते हैं। किसी इंस्ट्रूमेंट को कैलिबर करना, ये मतलब उसके ऊपर मार्क्स सेट करना ताकि आप इन फ्यूचर उससे और कोई मेज़रमेंट ले सकें। कई बार देखा होगा आपने कि आप सब्ज़ी खरीदने जाते हैं और वहाँ पर जैसे ये तराजू है, एक पैन ये है तराजू का और दूसरा पैन ये है तराजू का। अब इसमें आपने देखा होगा कि उसने फ्रूट्स भरे और इधर जो है वो 1 किलो का बाट लगाया, और 1 किलो का बाट लगाने के बाद पता लगा अभी और बाट लगाना है, तो देखा होगा आपने पत्थर का छोटा सा टुकड़ा उठा के रख लेते हैं। आप पूछोगे उससे ये क्या है, तो बोलेगा ये 250 ग्राम है। तो ये पत्थर का टुकड़ा जो अनइवन शेप का है, ये 250 ग्राम कैसे हुआ? तो इसलिए उसने पहले ही उसको किसी और इंस्ट्रूमेंट से 250 ग्राम लेकर के और मेज़र कर रखा होगा। एक जगह उसने पत्थर रखा होगा, एक जगह 250 ग्राम रखे होंगे और बैलेंस हुआ होगा, तब जा कर के वो कह रहा है कि ये पत्थर भी जो है वो 250 ग्राम का है। तो ये भी एक तरह का कैलिब्रेशन है कि आपने पत्थर जो है वो 250 ग्राम का बना लिया। तो ऐसे ही यहाँ पर थर्मामीटर्स की पहले कैलिब्रेशन करा जाता है। इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ कि पहले जो है इन दोनों के इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करेंगे, एक मेल्टिंग आइस में रख देते हैं। मेल्टिंग आइस, तो मेल्टिंग आइस में क्यों रखते हैं? क्योंकि मेल्टिंग आइस एक हम पैरामीटर मान के चलते हैं कि ये टेम्परेचर जो है वो हमेशा सेम रहेगा। आइस अगर आप लेंगे तो वो अलग अलग टेम्परेचर की हो सकती है। कोई आइस सुपर कूल्ड हो सकती है और ज़्यादा टेम्परेचर कम हो सकता है उसका, लेकिन मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को मेल्टिंग आइस में रखेंगे और मेल्टिंग आइस में रखने पर ये मरकरी जो है वो इस कैपिलरी ट्यूब में जहाँ पर चढ़ता है उस पॉइंट को हम जो है वो मार्क कर देंगे, इस पर एक निशान लगा देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट को मेल्टिंग आइस से निकाल करके और बॉइलिंग वाटर में रखेंगे। बॉइलिंग वाटर में रखना है, स्टीम में नहीं रखना है, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर और ज़्यादा राइज़ कर सकता है। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है। तो बॉइलिंग वाटर में रखने पर मान लिया सपोज़ ये मरकरी जो है वो और ज़्यादा वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होता है, और मान लिया सपोज़ यहाँ पर जा कर के ये रुकता है। ध्यान दीजिए, थर्मामीटर में इतना लंबाई रखी जाती है कि मेल्टिंग आइस और बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर्स के हिसाब से मार्क्स लगाए जा सकें, इसलिए इसकी इतनी लंबाई होती है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि इतना छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लेकर के बैठ जाएं। ये इतने लेंथ होगी कि मेल्टिंग आइस और बॉइलिंग वाटर के जो मार्क्स हैं वो इसके ऊपर लगाए जा सकें। अभी ये दोनों चीज़ें, दोनों डायग्राम्स बिल्कुल एक जैसे हैं। तो हमने क्या किया, ये यहाँ पे कैलिब्रेशन कर लिया है। अब इस कैलिब्रेशन को और आगे बढ़ाएंगे हम, किस तरह से हमारे ये दो स्केल बनते हैं, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। इसके ऊपर ज़रा ध्यान से देखिए सेल्सियस स्केल के बारे में। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट सेल्सियस डिग्री में कैसे मेज़र करेगा, तो सेल्सियस स्केल के लिए आप देखिए क्या कंडीशन होती है। इसमें हम जो ये मेल्टिंग आइस वाला ये पॉइंट था,
तो इसको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं। ये सेल्सियस स्केल की खासियत है। जो मेल्टिंग आइस वाला जो है वो मेल्टिंग आइस वाला पॉइंट जो है वो उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया जाता है, और जो बॉइलिंग वाटर वाला जो है पॉइंट है इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया जाता है। मतलब हम कहेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस मेल्ट होती है, और हम कहेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉयल होता है। तो ये चीज़ जो कही जा रही है, अगर आप कह रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बॉयल हो रहा है, तो इसका मतलब आप सेल्सियस स्केल कह रहे हैं। मैं इसका दूसरा नाम भी बता देता हूँ, सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड वर्ड भी बोलते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम कह रहे हैं कि बरेली का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है, तो वो यानी कि इस स्केल पे मेज़र किया जा रहा है। बरेली में आप जब ये थर्मामीटर रखेंगे तो मरकरी जो है यहाँ से चढ़ते चढ़ते 42 पे बैठेगा जा करके। अच्छा, अभी एक बात रह गई, 0, इसको मेल्टिंग आइस को 0 पे ले लिया है, बॉइलिंग वाटर को आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया है, और बीच में जो स्पेस है देखिए 100 माइनस ज़ीरो ये स्पेस हुआ, और इस स्पेस पे जो मार्किंग्स लगाई जाती हैं वो टोटल 100 पार्ट्स में कर दी जाती हैं, 100 डिवीज़न यहाँ पे कर दिए जाते हैं। तो 100 के गैप को 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये यानी कि 1 आएगा, यानी कि एक जो डिवीज़न होगा वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का बनेगा जा करके। ध्यान से देखिए फिर से, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है बॉइलिंग वाटर का पॉइंट है। बीच का गैप कितना हुआ, तो 100 माइनस 0 यानी कि 100 हुआ। इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो 100 बाई 100 यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेल्सियस आपका एक मार्क बनेगा। अब क्या करते हैं, जनरली 10 मार्क्स करके फिर वहाँ पे 10 लिख देते हैं, क्योंकि 100 नंबर्स लिखना मुश्किल होता है। तो फिर उसके बाद 10 मार्क्स करके फिर उसके बाद 20 लिख देते हैं। ऐसे करके 30 40 करते करते 90 और उसके बाद 100 हो जाता है। जहाँ तक मरकरी राइज करेगा उस हिसाब से आपका ये टेम्परेचर पढ़ लिया जाएगा। तो 42 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका मतलब 42 डिवीज़न तक मरकरी पहुँचा होगा, तो आपका 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा। तो सेल्सियस स्केल के बारे में एक बार और पढ़ लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है। तो इस तरह से इनके बीच में कितना गैप आ गया, 100 का गैप आ गया। अब द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन्स। तो जब 0 से 100 तक के गैप को आप 100 डिवीजन्स में बांटेंगे तो ईच डिवीज़न विल बिकम 100 माइनस 0। इनके बीच का गैप 100 माइनस 0, और उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई 100। तो ये हो गया 100 बाई 100, और ये कैंसिल होकर के 1 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो एक डिवीज़न, 1 डिवीज़न ऑन सेल्सियस स्केल इज़ इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस स्केल का यूज़ कहाँ करते हैं, तो इस लेबोरेटरी में सबसे ज़्यादा इस स्केल का यूज़ किया जाता है। ये आपका सेल्सियस स्केल हो गया। ध्यान रखिएगा हमेशा, फ्रीजिंग पॉइंट जो है या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसको 100 लिया और बीच के गैप को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब बस जब दूसरा स्केल पढ़ेंगे हम, फ़ारेनहाइट स्केल, तो उसमें यही पॉइंट्स बदलेंगे और कितने पार्ट्स में बदलना है वो बदलेगा, बस आपका स्ट्रक्चर यही रहेगा। तो दूसरा स्केल जो है आपका वो कहलाता है फ़ारेनहाइट, FARENHEIT स्केल। स्पेलिंग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फ़ारेन होना चाहिए फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट बोला जाता है। वैसे H जो है वो एक तरह से साइलेंट रहता है। इसमें आप देखिए जो मेल्टिंग आइस का पॉइंट है, इसको जो कि 0 कह देते थे यहाँ पे हम इसे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। तो देखिए इसके नंबर्स थोड़े से आगे पहले से ही चलते हैं। आपके दिमाग में होगा कि आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड जम जाती है, और यहाँ पर देखिए उसी को कहा जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे ही जो बॉइलिंग वाटर का पॉइंट होता है, जिस पे वाटर बॉयल होता है, उसको हम 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। अब बीच का जो गैप है उसको यहाँ पर 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है वो 180 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक्चुअली 212 और 32 डिग्री का गैप जो है वो 180 ही आता है।
तो इसलिए जब 180 का गैप है और 180 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, अब देखिए इस गैप को हमें डिवाइड करना है 180 पार्ट्स में। तो 212 ऊपर का ये पॉइंट हो गया, 32 नीचे का पॉइंट हो गया। तो आप देखिए 212 और -32 डिवाइडेड बाई, और इसको गैप को करना है 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब ये देखिए ऊपर ही ये आपका 212 - 32 ये 180 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 180 यानी कि आपका 1 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ये ऊपर नीचे के पॉइंट्स हैं, इनके बीच का गैप खुद ही जा कर के 180 हुआ, और 180 को ही 180 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इसलिए हर डिवीज़न फिर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का हो जाएगा। लेकिन ये डिवीज़न्स आप कंपेयर करके बताइए मुझे कि आप समझ पा रहे हैं कि ये डिवीज़न्स जो हैं वो इन डिवीज़न से छोटे होंगे, क्योंकि यहाँ पर उसी गैप को केवल 100 पार्ट्स में डिवाइड किया है और यहाँ पर उसी गैप को 180 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का जो गैपिंग है वो जो डिवीज़न है और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के डिवीज़न में किसमें कौन बड़ा होता है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का जो डिवीज़न है वो बड़ा होता है और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिवीज़न छोटा होता है, क्योंकि सेम गैप को यहाँ पे आप 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो और यहाँ पे 180 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, तो इसलिए हर गैप, हर पॉइंट, हर डिवीज़न छोटा छोटा होगा। तो आइए फ़ारेनहाइट स्केल को एक बार समराइज़ कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ टेकन एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर उसको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया है, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल डिवीजन्स। इस 180 को याद रखने का तरीका यही है कि इनका गैप 180 ही आता है। हैंस ईच डिवीज़न विल बी, तो 212 - 32 इसका गैप निकाल लिया, अब आप डिवाइडेड बाई 180 पार्ट्स में है, तो ये सब्ट्रैक्ट किया तो 180 ही आया, 180 कैंसिल होकर के 1 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। तो हर डिवीज़न जो है इसका वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। दिस स्केल इज़ यूज्ड टू मेज़र बॉडी टेम्परेचर। जब हमें फ़ीवर वगैरह आता है तो जो टेम्परेचर हम मेज़र करते हैं वो इसके अंदर मेज़र करते हैं। एक बात जो बता दूं मैं, अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले इस तरीके का कि मान लिया ये हमारे पास 1 डिग्री सेंटीग्रेड का गैप है और ये हमारे पास जो है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का गैप है, तो इसमें से कौन बड़ा होगा या कौन छोटा होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा सेम गैप को सेल्सियस स्केल पे 100 पार्ट्स में डिवाइड किया है और फ़ारेनहाइट स्केल में जो है उसे 180 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जाहिर सी बात है ये सेक्शन थोड़ा, ये डिवीज़न थोड़ा सा बड़ा होगा और ये डिवीज़न थोड़ा सा छोटा होगा। इसकी लेंथ थोड़ी सी छोटी होगी और इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो ये कभी आपसे वाइवा पूछा जाए या कहीं पर कोई डिस्कशन हो रहा हो तो वहाँ पे आपके काम आ सकता है। ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आपको ध्यान रहना चाहिए इस बारे में। देखिए अब आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या डिफरेंस होता है? तो पहली बात तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है वो आपका डिग्री सेल्सियस स्केल पे चलता है और क्लिनिकल थर्मोमीटर यानी कि जो डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं वो फ़ारेनहाइट स्केल पे चलता है। अब एक प्रॉब्लम होती है कि इन दोनों के स्ट्रक्चर में, मैं पहले उसको डिस्कस कर लेता हूँ कि सपोज़ करिए आपने जो जैसा स्ट्रक्चर हमने अभी पढ़ा है उस तरह का थर्मोमीटर जो है डॉक्टर ने आपके मुंह में डाला और मान लिया सपोज़ 1 मिनट तक रखा रहा आपके मुंह में। जैसे ही आप उस थर्मोमीटर को निकालेंगे मुंह से बाहर, तो उसी टाइम पे क्या होगा कि जैसे ही ये, जैसे मान लिया सपोज़ मैं नीचे का ये कैपिलरी ट्यूब है और इस कैपिलरी ट्यूब के नीचे का बल्ब ये इस तरह से है। मान लिया आपके मुंह में थर्मामीटर रखा था और वो यहाँ तक चढ़ गया था मरकरी वहाँ पे, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर इतना होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपके मुंह से निकाल के और डॉक्टर जब तक उसे देखेगा, यानी कि जो ये थर्मामीटर है आपके मुंह से निकल के, ये हिस्सा जो बल्ब का है ये आपके मुंह से निकाल के और जब वो हवा में ले जाएगा तो उसी टाइम पे चूँकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है तो इस वजह से ये मरकरी जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तब तक ठंडा होते होते। और जैसे ही डॉक्टर ने देखा, पता लगा, जब तक अपनी आँख के पास ले गया, मुंह के पास, और उसने देखा तब तक पता लगा कि ये मरकरी का लेवल यहाँ से गिर के यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो टेम्परेचर है वो गलत मेज़र होगा, केवल इस वजह से कि क्योंकि वो मरकरी जो है वो तब तक नीचे जा चुका होगा थोड़ा सा। तो ये मरकरी जो है वो नीचे न जा पाए जब तक डॉक्टर इसे देखे या 1-2 लोग इसे देखें, ये नीचे इतनी जल्दी ना जा पाए। तो इस वजह से क्या करते हैं
क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर जो कैपिलरी ट्यूब होती है और उस कैपिलरी ट्यूब के नीचे जो बल्ब लगा होता है जिसमें कि मरकरी भरा रहता है, उस मरकरी और कैपिलरी ट्यूब में एक छोटा सा निंक जोड़ देते हैं। इस तरह से ये निंक जोड़ देते हैं और फिर आकर के ये इसमें मिल जाती है। इसे कहा जाता है KINK, निंक बोलते हैं, के साइलेंट है स्टार्टिंग वाला, और इसका मतलब होता है थोड़ा सा मुड़ा हुआ सा स्ट्रक्चर। तो इससे क्या होता है कि इससे क्या होता है कि जब ये आपके मुंह में रखा जाता है इस तरह का थर्मामीटर, ये फिर इस तरह से ये हो गया जा करके, ये जूम करके बना रखा है इसलिए ऐसा आपको दिख रहा होगा। तो अब क्या हुआ, जब आपके मुंह में ये थर्मामीटर रखा जाता है तो मरकरी को इस निंक से हो कर के तब जा कर के चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है और डॉक्टर आपके मुंह में थर्मामीटर को लगभग 1 मिनट या तक रखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इस निंक से चढ़ के जाने में टाइम लगता है और कितना टेम्परेचर उस हिसाब से उसे सेटल होने में टाइम लगता है। और साथ ही साथ मरकरी को हीट लेने में भी थोड़ा टाइम लगता है, कितना ये हीट ले रहा है मुंह से। पता लगा आपने 5 ही सेकंड रख के निकाल दिया, पता लगा ये हीट ले ही नहीं पाया था सही से, तो पता लगा आपका टेम्परेचर गलत बताएगा। तो एक तो निंक की वजह से, दूसरा ये सफिशिएंट हीट ले ले, तो इस वजह से करीब 1 मिनट तक इसको लगभग रखना पड़ता है मुंह में। एग्जैक्ट टाइम वो डॉक्टर्स बताएंगे, उसमें हमें ज़्यादा नहीं पछड़े में पड़ना है। आप बस इतना ध्यान रखें कुछ ज़्यादा देर के लिए रखना पड़ता है इसे। अब जब हम इसे मुंह से निकालेंगे तो मुंह से निकालने के बाद ये इस निंक की वजह से ये जो मरकरी का लेवल है वो एकदम से गिरेगा नहीं जैसा कि यहाँ पे हो रहा था। वो निंक की वजह से कुछ अटका सा रहेगा और इस उतनी देर में आप जो डॉक्टर देख ले या चाहे आप देख लें अपना खुद का टेम्परेचर, आप आसानी से उस टेम्परेचर को रीड कर पाएंगे। तो केवल इस वजह से कि वो लेवल जो है जो गिर जा रहा था एटमॉस्फेयर में आते ही मरकरी का, वो लेवल न गिरने पाए, इस वजह से क्लिनिकल थर्मामीटर में ये आपका क्लिनिकल थर्मामीटर हो गया। इसमें ये इस तरह का अरेंजमेंट, निंक का अरेंजमेंट किया जाता है जिस वजह से जो है वो मरकरी का लेवल एकदम से फॉल नहीं होता है और हम उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब एक आदमी के मुंह से टेम्परेचर रीड कर लेते हैं, फीवर चेक कर लेते हैं, तो फिर और देख लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर जो हैं, जैसे ये मान लिया क्लिनिकल थर्मामीटर, इसको झटकते हैं, इस तरह से झटकते हैं। तो झटकने का मतलब ये होता है कि अब हमने रीडिंग पढ़ ली है, अब ये मरकरी जल्दी या तो बहुत देर में जाएगा निंक की वजह से नीचे, तो झटका देने से क्या होता है कि वो एकदम से जो है गिर करके नीचे पहुंच जाता है, ताकि थर्मामीटर से अब दूसरे आदमी का टेम्परेचर मेज़र किया जा सके। तो ये अब हालांकि आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं, आप मुंह में लगाइए, डिजिट्स में लिखा हुआ आ जाएगा उसमें, तो लेकिन ये बात तब की है जब इस तरह के थर्मामीटर डॉक्टर्स यूज़ करते थे। आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे, इतने आउटडेटेड नहीं हुए हैं। आइए इसी चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर हैव ए निंक इन द कैपिलरी ट्यूब। इट डज नॉट अलाउ द मर्करी टू फॉल एज सून एज द थर्मामीटर इज टेकन आउट ऑफ द माउथ। आफ्टर चेकिंग वी शुड गिव द थर्मामीटर ए कपल ऑफ शार्प जर्क्स टू ब्रिंग डाउन द मर्करी कॉलम। मतलब जब आप रीडिंग ले लें उसके बाद तेज़ झटके देने पड़ते हैं इसको, थर्मामीटर को, ताकि मर्करी कॉलम जो है वो फिर अपने पुराने लेवल पे वापस आ जाए। वैसे नॉर्मली कितना रहता होगा ये? नॉर्मली जो है ये रहता होगा आपका रूम टेम्परेचर पे, और जब हम बुखार के लिए चेक करते होंगे तो उस केस में ये आपके बॉडी लेवल पे पहुंच जाता होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नीचे जाके बैठ जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बैठ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट पे बैठ जाएगा, मेल्टिंग आइस के पॉइंट पे। ये रूम टेम्परेचर पे रहेगा और उस हिसाब से फिर जब आप मुंह में रखेंगे तो उस हिसाब से आपके बॉडी टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ बातें मैं बता दूं आपको कि बॉडी टेम्परेचर जो हमारा होता है वो लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और इसको अगर आप सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ठहरता है। इसमें कन्वर्ज़न करने के लिए भी फॉर्मूला होता है जो आपके पास आगे चल के आएगा। तो अभी आप इतना ध्यान रखिए कि अगर आप बॉडी टेम्परेचर 37 बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप डिग्री सेंटीग्रेड में बात कर रहे हैं, और अगर आप 98.6 के आसपास बोल रहे हैं तो फ़ारेनहाइट में बात की जा रही है। तो अगर बुखार आता है किसी को तो इसका मतलब 98.6 से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, यानी कि आपका 99 हो सकता है, यह हल्का बुखार हो गया 99, 100 तक आपको हल्का बुखार माना जाएगा। लेकिन अगर 101, 102 वगैरह होने लगता है तो इस केस में फिर सीरियस है और आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
तो जितने भी क्लिनिकल थर्मामीटर आते हैं, चाहे वो कैलिब्रेटेड हों, डिजिटल हों, चाहे वो आपके ये मैनुअल हों, इस तरह से आपको जो है वो सब डिग्री फ़ारेनहाइट के रेंज में आते हैं। और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वगैरह जो भी होते हैं, जैसे आपने कहा बरेली का टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका मतलब ये आपका डिग्री सेंटीग्रेड में नापा गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं थोड़ा सा कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो जो फ़ारेनहाइट में कहा जाता है और जो ये डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर हैं, इनमें कितना फ़र्क होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने ये टेम्परेचर के इस बारे में देखा, टेम्परेचर की डेफिनेशन देखी, थर्मामीटर कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या कंस्ट्रक्शन होता है उसका, कैसे कैलिब्रेशन होता है और फिर किस तरह से स्केलिंग करी जाती है। तो ये थर्मामीटर के लिए 2 स्केल थे, एक डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि सेल्सियस स्केल और एक फ़ारेनहाइट स्केल। आप, मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।